दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न सॉल्यूशन पॉइंट में। मैं गौरव आनंद आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को, जहां हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित नहीं के बारे में बात कर रहा है। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। तो क्या कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में तत्वों का संख्या समान हो। जैसे इस तरफ वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इस तरफ वाले को प्रतिफल कहते हैं। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। ये संतुलित है। लेकिन क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, ये संतुलित है। ठीक, इसको देखते हैं। पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन भी 6। ये भी क्या है? मेरा संतुलित है। इसमें देखते हैं, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2। ये भी संतुलित है। ये तीनों समीकरण संतुलित। लेकिन पूछा क्या गया है हमसे? कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें देखिए कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, 1, 5। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित? इसमें बात किया जा रहा है कौन सा संतुलित है, मतलब दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जिंक 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ कितना है? ऑक्सीजन। यह संतुलित नहीं है। जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इसमें सारे चीज लग रहे हैं बराबर। फिर से बार चेक करते हैं। जिंक 1, सल्फर 1, सल्फर यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 4। तो ये समीकरण क्या है? संतुलित है। इसको चेक करते हैं। इधर 1, इधर 2, इधर 3, संतुलित नहीं है। इसको चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2, यहाँ पर कितना है? 1, ये भी संतुलित है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना? अब प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वह होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं किया जाएगा तो प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे। सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। ठीक, अगला सवाल, समीकरण CaCO3 अभिक्रिया कर टूटते हैं CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभिक्रिया के बारे में देखिए, कुछ अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। जैसे कोई A है और कोई B है, ठीक, ये अलग अलग कंपोनेंट है।
यह आपस में जुड़ के ए बी बना है। अगर ए बी बन गया, वह आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। यदि कोई एक ही पदार्थ है, वह अभिक्रिया के बाद टूट के अलग अलग पदार्थ बनते हैं या टूट जाते हैं, और टूटने वाले कौन? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ बनाए तो उसे कहते हैं संयोजन। यदि एक पदार्थ टूट के दो या दो से अलग अलग पदार्थ बनाए उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो यहां पर देखिए CaCO3 है, CaCO3 प्लस इसमें CaCO3 अभिक्रिया के बाद ये टूट जाते हैं CaO प्लस CO2 में। कलर स्पष्ट नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर लेते हैं ना। तो इधर एक पदार्थ थे, इधर दो अलग अलग पदार्थ। मैंने क्या बताया अभी जस्ट? अगर एक पदार्थ है वह आपस में टूट के दो पदार्थ बनाते हैं तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? देखिए यहाँ वियोजन कौन सी अभिक्रिया? कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अब देखिए अभिक्रिया लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2CO प्लस O2। यह अभिक्रिया के बाद बनाते हैं 2CuO। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन में ऑक्सीकरण अवकरण पे चर्चा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले यह समझना होगा हमें। छोटे से लाइन में समझाते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और दूसरी अभिक्रिया है अवकरण। इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसे और भी नामों से जाना जाता है, इसे और भी नामों से जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं उपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के नाम से उपचयन अभिक्रिया, और इसको अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? एक और उपचयन, आगे मिलेगा आपको। और अवकरण को क्या जानते हैं? अपचयन। तो इन अभिक्रियाओं में कुछ कुछ चीजें हैं जो कि याद रखनी है आपको। ठीक, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, किसका संयोग हो? ऑक्सीजन का संयोग हो। ऑक्सीजन का संयोग हो। ठीक, अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। उसके बाद यदि हाइड्रोजन का वियोग, यदि हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। एक और कंडीशन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो भी कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। जस्ट इसके विपरीत होते हैं अवकरण अभिक्रिया, इसके विपरीत। यदि ऑक्सीजन का वियोग हो, क्या हो? ऑक्सीजन का वियोग हो, तो कौन सी अभिक्रिया? अवकरण। या हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो तो कौन सी अभिक्रिया? हाइड्रोजन का संयोग हो तो कौन सी अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, यहां पर त्याग होता है, यहां पर जस्ट उल्टा क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अगर यह तीनों चीज हो रहे हैं तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। फिर से देखिए, ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का वियोग ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या अपचयन, दोनों नाम याद रखना, आपको आगे इस पे भी सवाल मिलेंगे। अवकरण, ऑक्सीजन का वियोग अवकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का संयोग अवकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तो भी कौन अभिक्रिया? अवकरण। अब यहां पर देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तब बना रहे हैं CuO। तो ऑक्सीजन का संयोग कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। अब इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कॉपर का है ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो किसका ऑक्सीकरण? कॉपर का ऑक्सीकरण। सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग पेन
पेन पेपर ले लीजिए, ये सब चीज़ों को पॉज करके नोट करते जाइएगा, ठीक है, आगे काम देगा। अगला, निम्न में से कौन अवकारक है? अब अवकारक किसे कहते हैं? अवकारक, एक होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, एक होता है अवकारक। अब ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अवकारक किसे कहते हैं? जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मदद करे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सहायक हो, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। जो अवकरण अभिक्रिया में सहायक हो, जो अवकरण अभिक्रिया में सहायक हो। अब ध्यान देना है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सहायक कौन होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सहायक कौन होगा? जो कि ऑक्सीजन का ग्रहण कराएंगे, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन होगी या फिर जिससे हाइड्रोजन निकल सकते हैं। इसमें एक ही एग्जांपल है, कौन? अवकारक पूछ रहा है ना। अवकारक मतलब जो कौन सी अभिक्रिया करा? ऑक्सीकरण करा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसके पास हाइड्रोजन, यही क्या कहलाएगा? अवकारक कहलाएगा, मतलब हाइड्रोजन को निकालेगा। समझते हैं कैसे? हम लिए एक एग्जांपल से समझते हैं ये कैसे होगा। हम लिए H2S, इसके साथ हम क्लोरीन लिए, अभिक्रिया करके यह क्या बनाएंगे? HCl। यह हाइड्रोजन का जोड़ना कौन अभिक्रिया? अवकारक। तो अवकारक में हाइड्रोजन यहाँ से निकला ना, बाकी किसी में से नहीं निकलेगा, इसीलिए हमारे पास अवकारक कौन है? H2S। ये सब के सब क्या है? ऑक्सीकारक होंगे, ये तो होंगे ही नहीं ये दोनों। नेक्स्ट, CuO प्लस H2, ये बनाते हैं Cu प्लस H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन चेक करना है। उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। अब देखिए, हम देख रहे हैं क्या, यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या बताए थे आपको? यदि ऑक्सीजन का वियोग हो तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीजन का यदि वियोग हो रहा हो तो उसे कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। अब यहां पर देखिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण अभिक्रिया। अगर अवकरण हो रहा है एक तरफ, हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण, यहाँ पर अवकरण, जब यह अभिक्रिया दोनों साथ होती है, दोनों साथ, तब उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? यदि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया साथ हो रही है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? अब देखिए, जितने भी साग सब्जी हैं, साग और सब्जी, जब यह आपस में किण्वन क्रिया या किसी भी क्रिया के द्वारा जुड़ते हैं तो यह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा। क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा। यदि ऊष्मा निकल रही है तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी। यदि ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्मा क्षेपी। यदि ऊष्मा अवशोषित कर रहा हो तो कौन सी? ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पर साग सब्जी में ऊष्मा क्या हो रहा है? बाहर निकलते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट के बाद उपचयन आ गया ना। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें अभी जस्ट पीछे बताया, तो उपचयन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, यह भी था। जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वियोग हो, यह भी था। इलेक्ट्रॉन का त्याग, तीनों थे ना, इसका मतलब इनमें से कौन सा होगा? इनमें से सभी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखिए, Na2SO4 का एक्वस है, BaCl2 अभिक्रिया करके बनाते हैं BaSO4 प्लस NaCl। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? अब ध्यान देना है, हम लिए क्या? Na2SO4 ठीक, प्लस में BaCl।
यह बना देते हैं क्या, BaSO4 और प्लस में NaCl। अब ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ कि अब देखिए यहाँ पर इस पर प्लस इस पर माइनस, यहाँ पर ये धातु है जिस पर प्लस इस पर माइनस, इसके आयन इसके पास इससे एक्सचेंज किए और इसके आयन इसके साथ एक्सचेंज हुए। जब आयनों का आदान प्रदान हो मतलब आयन एक्सचेंज हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। इसमें कौन सा उभय विस्थापन है, नहीं है, तो द्विविस्थापन मतलब दोनों अपना अपना आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। अब यहाँ पर संयोजन हम बता चुके हैं, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन। अवियोजन अभिक्रिया, जब एक ही पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ में बंट जाते हैं उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जब आयन एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों अपने अपने आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया होगी, आयन एक्सचेंज। कोई दिक्कत, द्विविस्थापन। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाएगा, आप लोग मैग्नीशियम का फीता देखें, ये जलाते हैं चमकीले, इसका उपयोग हम लोग करते हैं पटाखों में। पटाखे जब जलते हैं उसमें चिड़चिड़ी वगैरह तो उसमें मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है जो कि श्वेत रंग के जलते हैं, किसे, चमकीले उजले रंग के जलते हैं। कोई दिक्कत। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का वियोजन। आपको बताए थे ऑक्सीजन का संयोग कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का वियोग कौन सी अभिक्रिया, अवकरण। तो यहां पर क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का क्या बता रहा है, ह्रास, मतलब ऑक्सीजन का वियोजन या ऑक्सीजन का कम होना। जब ऑक्सीजन कम होता है तो हम बताए थे आपको क्या कहते हैं उसको, अवकरण। क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। अब अवकरण का उदाहरण, अवकरण कहिए या अपचयन के, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन। कोई दिक्कत। अगले सवाल पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, हम स्टार्टिंग में ही बताया, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे क्या कहेंगे, अभिकारक, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल, समीकरण 2H2 + O2 H2O अब किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए H2 है प्लस O2 है, यह बनाते हैं H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगाइए, यहाँ दो लगाइए, ये हो गए बैलेंस। ये क्या हो गए, ये बैलेंस हो गए। समीकरण H2 + O2 अभिक्रिया करके बनाते हैं H2O। यह एक अभिक्रिया किस प्रकार की, हम बताए थे जब दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाए, जब दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाए उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब जल बनते हैं तो कभी कभी जल बनने वाले को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। उदासीन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। यहाँ पर हम लोग क्या देख लेंगे, संयोजन अभिक्रिया या फिर उदासीन। यहाँ पर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन उदासीन कब होते हैं, जब अम्ल और भस्म मिलते हैं। यहाँ पर अम्ल और भस्म नहीं है तो यहाँ उदासीन नहीं होंगे, होंगे कौन से, संयोजन अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत। जब दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ, स्टार्टिंग में बताए थे जब दो पदार्थ मिलकर कितने पदार्थ बनाए, एक पदार्थ। बताए थे ना कि A है और B है, यह मिलके क्या बनाया, AB बनाया, तो यह कैसे अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता। अब फिर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बोला, ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन कहिए या ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहिए, एक ही बात है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अब ऑक्सीकरण आपको पता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का O2 का संयोग या जुड़ना, O2 का क्या, संयोग। उसके बाद अब देखिए दहन, किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो उसमें कार्बन होते हैं, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और बनाता है क्या, CO2। क्या बनाता है, CO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड हुआ ना, तो यह कैसी अभिक्रिया है,
ऑक्सीकरण, यह तो ऑक्सीकरण है। ठीक, यहाँ पर पूछा है क्या, कौन नहीं है, यह तो है, यह तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने के दरमियान हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन। मतलब हम सांस लिए ऑक्सीजन और वहाँ पर कार्बन के साथ मिलकर क्या बनाया, ये भी बनाता है CO2, जो कि हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब यह CO2 बनाया तो कार्बन के साथ कौन जुड़ा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो यह भी ऑक्सीकरण है। भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण। इकलौते बच जाते हैं अवक्षेपण। यह होते हैं वैसे अभिक्रिया जिसमें ठोस के रूप में कोई पदार्थ पृथक हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा था, निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण, आपको बताए थे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यह टूट के बना दिया, तो क्या यह विस्थापन होगा, यह तो क्या हो जाएंगे, वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, वियोजन। कैसे अभिक्रिया हो जाएंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखिए CaOH2 यह मिलके क्या बनाते हैं, यह कैसे हो जाएंगे, संयोजन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगे, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद यहां पर देखिए, अब यहां पर आयरन था, कॉपर था, तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो आयरन इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया यह बाहर। अगर कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को विस्थापित कर दे तो उसे ही कौन सा क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ये मेरा कौन हो जाएगा, विस्थापन। इसको भी चेक कर लेते हैं। NaOH है, HCl के साथ जुड़ा, यहाँ पर NaCl + H2O। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे हैं भस्म, ये क्या है, भस्म। ये है भस्म और ये क्या है, अम्ल। हम बताए थे यदि अम्ल और भस्म आपस में मिलके लवण, क्या, लवण और जल बनाए, लवण और जल, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी। अब ये अभिक्रिया हो हमारे किसके, उदासीन। किस अभिक्रिया के, उदासीन अभिक्रिया। कोई दिक्कत। तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन विस्थापन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा भी जाएगा कॉपर और आयरन में अधिक क्रियाशील कौन है, तो आयरन अधिक क्रियाशील है, इसीलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अगले सवाल चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। अब देखिए, सिल्वर क्लोराइड क्या पूछा हमसे, सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ लिया। सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड होते हैं वे होते हैं हमारे श्वेत रंग के। किस रंग के होते हैं, श्वेत रंग के। इसी में एक और सवाल आता है, सिल्वर आयोडाइड। क्या आता है, सिल्वर आयोडाइड। क्या आते हैं, सिल्वर आयोडाइड। ये जो सिल्वर आयोडाइड होते हैं ये होते हैं हमारे पीले रंग के। किस रंग के होते हैं, पीले रंग। किस रंग के, तो ये होते हैं हमारे पीले रंग के। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, सिल्वर क्लोराइड कैसे श्वेत होते हैं और सिल्वर आयोडाइड कैसे पीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट सवाल, अभिक्रिया CaO + H2 अभिक्रिया करके बनाते हैं CaOH का होल 2। CaO + H2O ये बनाते हैं CaOH का होल 2। किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब इसमें देखिए पूछा जा रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, दो मिलके एक बना रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। अभी जस्ट आपको बताया सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला रंग का होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एकल विस्थापन। अब यहां पर आपको क्रियाशीलता को ध्यान में रखना होगा। किसको, क्रियाशीलता को। अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम और कॉपर में अधिक क्रियाशील कौन, मैग्नीशियम। यदि कोई बाहुबली है, कोई कमजोर आदमी है, क्या उसको विस्थापित कर पाएगा, मतलब अधिक क्रियाशील वाले को कहते हैं बाहुबली। ये क्या है, मजबूत है। ये क्या है, मजबूत है। ये हो गए बाहुबली, ये कमजोर आदमी इसके सामने।
कमजोर है। क्या यह इसको मार के भगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। मतलब अधिक क्रियाशील वाले को कम क्रियाशील वाले कभी नहीं भगा पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको रहते हैं कॉपर और सोडियम में अधिक क्रियाशील कौन? सोडियम। मतलब यह पावरफुल, यह कमजोर, यह पावरफुल और ये कमजोर। अगर पावरफुल है और कमजोर है तो क्या पावरफुल को भगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यह भी नहीं होंगे, यह भी नहीं होंगे। विस्थापन के लिए चाहिए क्या? उससे मजबूत हो तब उसे विस्थापित कर पाएंगे, लेकिन ये दोनों क्या है? कमजोर। इसमें भी देखिए आयरन और सिल्वर में क्या यह इसको विस्थापित कर पाएंगे? ये कमजोर है और ये मजबूत है, तो ये भी विस्थापित नहीं कर, बच जाते हैं ये। इससे अधिक पावरफुल कौन है? कॉपर। सिल्वर से अधिक पावरफुल कौन? कॉपर। तो ये इसको विस्थापित करके बनाएंगे CuNO3। क्या बनाएंगे? CuNO3। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? यह एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगी, बाकी कोई नहीं। मतलब ये सब अभिक्रिया ही नहीं करेंगे, ये सब अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करेंगे। अभिक्रिया कौन करेंगे? यह। वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया? एकल विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी? अब देखिए, जल का अणु लेते हैं, हम लिए जल का अणु H2O। क्या लिए? H2O। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अनुपात पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। जब 2 अनुपात 1, कहाँ है 2 अनुपात 1? यह हो गए परमाणु। परमाणु के साथ आपसे पूछा जा सकता है इसके द्रव्यमान का अनुपात। किसका अनुपात? द्रव्यमान का अनुपात। अगर द्रव्यमान का अनुपात पूछ ले, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? 1, तो 2 का 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो यह आपस में कटेंगे 1:8। यदि आपको द्रव्यमान का पूछ ले तो कितने होंगे? 1:8। लेकिन पूछा किसके लिए है? सिर्फ परमाणु के लिए। अगर परमाणु के लिए पूछा गया तो कितना होगा? 2:1। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल पे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी जस्ट बताया था आपको श्वसन कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा रिलीज होते हैं। कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट सवाल, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, ये स्टार्टिंग में ही बताए थे, जब दोनों आयनों का आदान प्रदान हो तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन। अगर एक आयनों का आदान प्रदान हो तो एकल विस्थापन। अगर आयनों का आदान प्रदान मतलब दोनों अपने आयनों को एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों अपने आयनों को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? अब देखिए, एथिल एल्कोहल, इसका सूत्र भी पूछा जाता है आपको, C2H5OH। इसका सूत्र क्या है? C2H5OH। और इसमें OH समूह भी लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। अब ये एथिल एल्कोहल, इसका रासायनिक नाम भी रहता है एक IPAC नेम, इसको कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल क्या कहते हैं? इथेनॉल। इस नाम से भी जानते हैं। इसका दोनों नाम याद रखिएगा, क्या? एथिल एल्कोहल भी और इथेनॉल भी। अब यह बनाने का जो प्रोसेस होता है व्यापारिक मेथड से, इसको कहते हैं किण्वन प्रोसेस। और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं शराब के रूप में। किसके रूप में? शराब के रूप में। मतलब पीने के बाद इंसान आपा खो देता है। ठीक, तो आप लोग को पीना नहीं है। अगला सवाल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? देखें क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यह है किससे अभिक्रिया कर रहा है? जिंक से। किससे अभिक्रिया कर रहा है? जिंक से। जब ये जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? जब ये जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं, नहीं हो रहा है, जब ये जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये बनाते हैं Na2ZnO2 प्लस H2 गैस मुक्त करते हैं। देखिए कहाँ है? डी नंबर में है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। अगला, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, यह पहले तो क्वेश्चन आ चुका था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, जो अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं, उसे क्या कहते हैं?
उत्पाद या एक और नाम से जानते हैं क्या, प्रतिफल। एक और नाम से जानते हैं क्या, प्रतिफल। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक, और उत्पाद में बनने वाले को प्रतिफल। ये अपचायक उपचायक तो पता है, ये ऑक्सीकारक, ये अवकारक, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। अभी जस्ट बताए थे, यदि किसी भी अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। यदि किसी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उष्मा देना पड़ता है, अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उष्मा देना पड़ता है, उसे कहते हैं उष्माशोषी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। यदि उष्मा उत्पन्न हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी के मतलब, क्षेपी का मतलब होता है निकलना, क्षेपी का मतलब क्या, निकलना, अशोषी का मतलब क्या, ग्रहण करना, शोषना। ठीक, तो यहाँ पर उष्मा निकल रही है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत। अगला सवाल चलते हैं। लिखा हुआ है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या। अब देखिए, बुझा हुआ चूना हम लेते हैं CaO, इसको कहते हैं कली चूना। इसकी क्रिया कराते हैं H2O से। किससे कराते हैं, H2O से, और ये बनाते हैं CaOH का होल 2। क्या बनाते हैं, CaOH का होल 2। ये जो CaOH का होल 2 बने, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, बुझा चूना। कौन सा चूना, बुझा चूना। ये है बुझा चूना। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा। और इसको हम लोग चूना जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना जल। किस नाम से जानते हैं, चूना जल के नाम से भी जानते हैं। किसको, CaOH होल 2 को। या तो उसको बुझा हुआ, इसका 3 नाम, तीनों याद रखना है आपको। एक बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। एक चूना जल, एक रासायनिक नाम कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा। इसका आप लोग देखे होंगे, जब स्कूलों में आप लोग मार्केट से चूना लाते हैं और जल में डुबा देते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल 2। यही CaOH का होल 2 जब हम इसकी पुताई करते हैं दीवालों में, स्कूल में किए ही होंगे, तो यह CO2 से भी क्रिया करके बनाते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको कहते हैं हम लोग क्या, चूना पत्थर। क्या कहते हैं, इसका फेमस नाम क्या है, चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। या इसका एक और नाम है संगमरमर। क्या नाम है, संगमरमर। किसी को दिक्कत। हम वैसे सवाल, वो सारे सवाल थे जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। अब हम उस सवाल पर आएंगे जो कि उम्मीद है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। और इस चैप्टर से हर साल 2 से 4 के बीच आते हैं। 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव और 2 लघु उत्तरीय। और 2024 में 1 दीर्घ उत्तरीय पूछा गया था, 1 ही पूछा गया था लॉन्ग। तो इस बात का ध्यान रखना है, इतने सारे चीज़ इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि आपके 10th में तो बहुत सारे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही साथ पूछना है, इसीलिए इस चैप्टर में 2 से 4 ही पूछे जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर का अहमियत बहुत है आगे के सभी चैप्टरों में, इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसमें क्या कहा है, Na2CO3 क्या कहा जा रहा है, Na2CO3 × 10H2। यह इसका प्रचलित नाम क्या है, इसका देखिए Na2CO3 × 10H2, इसका प्रचलित नाम क्या है, धोवन सोडा। मतलब इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, कपड़ा धोने में। क्या करने में, कपड़ा धोने में। क्या धोने में, कपड़ा धोने में करते हैं। किसी को कोई दिक्कत। अगले सवाल पे चलते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, इसका फेमस नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। यह भी याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का यह सूत्र है। किसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का। इसके पहले आपको किसका पता है, धोवन सोडा।
धोवन सोडा ही ना था इसके पहले, धोने का सोडा, या इसको किस नाम जानते हैं, धोवन सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका एक और फेमस नाम है धोवन सोडा का, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा किस नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब देखिए CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, यह भी आपको याद रखना है, CaOCl2 इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना है आपको। इसके पहले भी और आए, कौन से, CaCO3 का नाम हम बताए आपको, संगमरमर कहिए, कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, या चूना पत्थर कहिए, सब किसका नाम है, CaCO3 का ही नाम है, यह सब इसी का नाम है, आपको याद रखना है। और बताए CaO को क्या बोलते हैं, कली चूना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कली चूना, याद रखिएगा। CaO को क्या बोलते हैं, कली चूना। एक और था CaOH का होल 2, इसको क्या बोलते हैं, बुझा चूना, क्या बोलते हैं, बुझा चूना, या क्या बताया आपको, चूना जल, क्या बताया, चूना जल, सब इसी का नाम है। सारी चीज़ों को याद रखिएगा, जो आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए जिंक है, जिंक का सूत्र Zn प्लस H2SO4, यह भी क्रिया करके बनाते हैं ZnSO4 प्लस में H2 गैस। अब देखिए ZnSO4 बना और H2 गैस बना, तो यह कौन सी भी क्रिया, यह क्या हो रहा है, इसको वियोजित कर रहा है। जब वियोजित कर रहा हो तो या तो एकल विस्थापन या तो विस्थापन, विस्थापन है ना, विस्थापन को हम एकल विस्थापन के भी नाम से जानते हैं, किस नाम से, एकल विस्थापन। अभिक्रिया HCl प्लस NaOH, क्या क्या, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, यह अभिक्रिया करके बनाते हैं क्या, NaCl प्लस H2O। आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, जब अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण और क्या, जल। ये अम्ल है, HCl क्या है मेरा, HCl क्या है, HCl क्या है, HCl है अम्ल, ये क्या है अम्ल, और ये क्या है जिसमें OH लगा होता है वो क्या होते हैं, भस्म। ये HCl अम्ल है और ये क्या है, भस्म। जब दोनों अभिक्रिया करके बनाए क्या, NaCl क्या है, लवण है, क्या है, लवण, और यह जल। जब दोनों मिलके लवण और जल बनाए, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको बताए थे थोड़ी देर पहले ही। अगला सवाल, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या, PbNO2 का होल 2 PbNO3 का होल 2, ये होते हैं, PbNO3 का होल 2, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया फिर से दिया हुआ है, चेक कीजिए क्या बोल रहा है, FeCl3 प्लस H2O प्लस Y, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक। अभिक्रिया की बनाए FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस में HCl, ये बने, और पूछ रहे हैं क्या कि इस जगह पर यहाँ पर क्या होगा, Y के जगह पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सल्फर कहीं है, सल्फर यहाँ पर है, तो इसमें से सल्फर वाला कौन होगा, SO2 की, सल्फर वाला 2 हो गया, अकेले सल्फर तो कभी नहीं आएंगे, या तो H2S या तो SO2। अब देख लेते हैं क्या हाइड्रोजन का कहीं काम है, हाइड्रोजन तो बाहर निकल ही रहे, क्लोरीन भी है ही, तो आएंगे कौन, SO2, कौन आएंगे, SO2, तो Y की जगह पे क्या हो जाएगा, SO2, कोई दिक्कत। अगले सवाल, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लेड सल्फेट, लेड कहाँ कहाँ है, देखिए क्या इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक लोटा, इतना आसान था यह, जिसमें लेड रहेगा वही ना लेड सल्फेट होगा। अब इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं, इसका नाम बहुत फेमस है,
कितने हैं इसमें? 2 कार्बन वाले हैं। इसका नाम बहुत फेमस, 2 कार्बन को कहते हैं इथेन, इसके लिए ओइक एसिड। क्या? इथेनोइक अम्ल। कैसे अम्ल? इथेनोइक अम्ल। और इसका एक और फेमस नाम है, इसका और एक फेमस नाम है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। और दोनों नाम से फेमस है, कोई दिक्कत? याद रखिएगा, इथेनोइक अम्ल। और इसमें पूछा जाता है कौन से समूह, आगे के चैप्टरों में हम बताएंगे कौन सा समूह लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक समूह। कौन से समूह लगे हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। कौन से समूह लगे हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक। स्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? अब देखिए, हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित का मतलब हरे पौधे। कौन से पौधे? हरे पौधे की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कौन कौन बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से संयोग करके क्या बनाएंगे? तो ग्लूकोज बनाते। पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जो वह खुद भोजन करते हैं और बच जाते हैं तो वो फल बनाते हैं जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। कोई दिक्कत? तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल और खनिज लवण लेके बनाते हैं क्या? ग्लूकोज, भोजन बनाते हैं। ये जो ग्लूकोज है यह पेड़ पौधों का भोजन है, हरे पौधों का, हरे पौधों का भोजन। किसका भोजन है? हरे पौधों का भोजन है। किसी को दिक्कत? अगला सवाल, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 उष्मा निकल रहा है, उष्मा दे रहे हैं, तो यह बनते हैं CaO और CO2। जब यह उष्मा लेके अलग अलग टूट रहा है तो कौन सी अभिक्रिया? हम बताए थे एगो मिल के 2 गो बन जाए, एगो से के गो 2 गो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? विस्थापन की वियोजन। वियोजन अभिक्रिया है कहीं? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, अपघटन कह सकते हैं। इसका एक और नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला, धोवन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या। अब देखिए, अभी तुरंत हम बताए थे धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? अणुओं की संख्या, वो भी किसकी? जल के अणुओं की संख्या। कितना जल है इसमें? कितना जल है? जल की संख्या कितनी है? 10। तो कहाँ है 10? लगाइए 10। किसी को कोई दिक्कत? अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से अभिक्रिया कराइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaCO3 इंटू हाफ H2। इसकी अभिक्रिया किससे? जल से करा दीजिए। तो जल से कराने के बाद क्या बन जाएगा? CaOH, इसको SN जिप्सम। ये क्या बनाते हैं? जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिप्सम। अगला, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाले तत्व हैं। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाएंगे? ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाते हैं? पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाते हैं? पोटेशियम। ये तो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं, ये भी नहीं करते हैं और ये भी नहीं। और हाइड्रोजन गैस कौन बनाएंगे? जो अधिक क्रियाशील है वही बनाएंगे। अगला सवाल, कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? कार्बोनेट। चाहे किसी का भी कार्बोनेट, हम चलिए कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, CaCO3 लिए। गैस की सीमित वायु में उच्च ताप पर, वायु की मात्रा सीमित हो उसे क्या कहते हैं? कम वायु में अभिक्रिया ऑक्साइड बनाना निस्तापन कराता है। क्या कहलाता है? निस्तापन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन। अगला, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 आयरन से अभिक्रिया करके बनाते हैं FeSO4 इंटू Cu। अब देखिए, लोहा हम बताए थे कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? आयरन। यह इसको मारपीट के भगा। जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे तो विस्थापित करने वाले को कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत? अगला सवाल, बस और कम 5-6 सवाल और है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम नाइट्रेट, कहाँ है? CaNO3 का होल 2, CaNO2 यहाँ पे है।
CaNO3 का हॉल्ट, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट। अगला सवाल, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन? विरंजक चूर्ण। क्या? विरंजक चूर्ण। हम लोग कीड़ा मकोड़ा को मारने में किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका एक और नाम है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र CaOCl2। अब इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें? कीड़े मकोड़ों को मारने में या जल के गंध को खत्म करने में। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बना, हम लोग लिए C, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराए, बना क्या? CO2। यह कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन के हम बताए थे, जब दो मिलके क्या बन जाए? एक। तो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब यहां पर फिर देखिए, आयरन था, एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम आयरन को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। जैसे ही विस्थापित करे तो कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत? कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अगला, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3 कैल्शियम फॉस्फेट। देख लेते हैं, एक सेकेंड। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3P4 का हॉल 2, ये है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला सवाल, रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 के जलीय विलयन क्या है? हमारे पास BaCl2, ठीक, प्लस H2SO4, इसका जलीय विलयन है। इसमें बनते हैं क्या? BaSO4। यह अभिक्रिया तो पहले देखे थे ना, शायद आया हुआ है। क्या बने? HCl। अब देखिए, यह इसके साथ आयन एक्सचेंज मेथड से क्या क्या बना है? यह इसके साथ जुड़े। जब आयन एक्सचेंज किया जाए इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया, निराकारी अभिक्रिया? नहीं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण। इसमें ध्यान से देखिएगा, BaCl और H2SO4 यह अभिक्रिया करते हैं, तो यह जो BaSO4 बनते हैं, यह उस विलयन में ठोस के रूप में, किस रूप में? ठोस के रूप में पृथक होते हैं। अब हम बताए थे, अगर विलयन में ठोस के रूप में पृथक होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया।